बहुत ही बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। और भाई साहब ये कुलदीप ब्रिजवासी राजस्थान भरतपुर से आया, आपको मैंने बताया। ये जैसे ही आया यहाँ पर, सुबह मिला मुझे फरीदाबाद में, भरतपुर से आ गया, बोला भाई साहब आपकी गाड़ी में ही चलेंगे। आते ही वहाँ पर मेरे घर पर पहुँचा, बोला मैं वीर भूमि राजस्थान से कुलदीप ब्रिजवासी यशदीप भैया को प्रणाम करता हूँ। मैं कि यार इतनी लंबी चौड़ी भूमिका, वीर भूमि राजस्थान, तो मैंने कहा मैं वीर भूमि हरियाणा से यशदीप कौशिक अपने प्रिय अनुज कुलदीप ब्रिजवासी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बोले भाई साहब आपकी वीर भूमि कैसे? तो मैं कि तेरी वीर भूमि कैसे? बोले हमारे यहाँ तो महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। तो मैंने कि उसमें तेरा क्या योगदान था? भाई अगले को जहां प्लाट खाली मिला वहां पर कब्जा कर लिया, तू फालतू में चौड़ा हो रहा है। बोला नहीं भाई साहब सही बता रहा हूं, हमारे यहाँ राजस्थान में देखो बात पर जान दे देते हैं। मैं तू हरियाणा में आके देख, बिना बात पर जान दे देते हैं। कहाँ हल्के में ले रहा है हरियाणा को तू? वो हमारे गांव की चौपाल में 4 ताऊ बैठे हुए आपस में हुक्का गुड़गुड़ा रहे और चर्चा चल रही वहां पर। बोले यार हरियाणा की तरक्की कैसे हो, सबसे पिछड़ा स्टेट रह गया, क्या किया जाए? तो एक ताऊ बोला उनमें से, बोला यार एक तरीका है। बोला क्या ताऊ? बोला हरियाणा को भारत से अलग करके एक अलग देश बना दो। बाकी तीनों हैरान, बोले यार ये क्या बेवकूफ़ी वाला तूने आइडिया दिया? बोला नहीं वाकई बढ़िया बात बता रहा हूँ। बोला कैसे? बोला जब हरियाणा एक अलग देश बन जाएगा तो फिर हम अमेरिका पर हमला कर देंगे। बोला उससे क्या होगा? बोला उससे ये होगा कि अमेरिका हरियाणा को हरा देगा और हरियाणा पर कर लेगा कब्जा, और जब अमेरिका अपना डेवलपमेंट करेगा हमारा अपने साथ में ही हो जाएगा। बोला यार दूसरा, बोला मैं ताऊ बहुत दूर की बात लाया तू तो। बोला यार फिर तो ना पासपोर्ट ना वीजा, और फिर तो हमारे सारे रुपये भी डॉलर ही बन जाएंगे, और फिर अंग्रेजी में बात करा करेंगे। चौथा तीसरा बोला फिर तो हमारे छोरों की गोरी गोरी मेम भी आएगी। चौथा ताऊ चुप बैठा सिर झुकाए, हुक्का गुड़गुड़ाए जा रहा और बोले ना। तो पहले वाला बोला अरे नत्थू तू क्यों नहीं बोल रहा, तू भी तो बोल कुछ। नत्थू बोला भाई मैं तो नू सोच रहा हूँ। बोला अगर हरियाणा ने अमेरिका को हरा दिया तो फिर अमेरिका का क्या होएगा? मैंने इसको बताया ना भाई हरियाणा को अंडर एस्टिमेट मत कर। मैं बताता हूँ क्या होता है हरियाणा, कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। हरियाणा वालों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है भाई साहब। ठीक है हरियाणा वालों की भाषा ही तू तड़ाक की है, परंतु दिल में प्यार बसता है भाई साहब, बोली में मिठास बरसता है। वो दो जने आपस में बात कर रहे तो ऐसे लगता है झगड़ा हो रहा हो, परंतु बात वो प्यार मोहब्बत की कर रहे होते हैं। यहाँ पे अपने बाप के नाम के आगे श्री नहीं लगाते। इनके यहाँ राजस्थान में चले जाओ, शहर के आगे श्री लगा रखा। बताओ वो एक हरियाणा की बारात चली गई राजस्थान में, अब वहाँ पर पंगत वाला सिस्टम था, नीचे बिठा करके जिमारे आगे पत्थर लगा रखी। वो एक आदमी आया जगह लेकर के जी जल जी जी जल जी जी जल जी जी जल जी। ताऊ ने सोची यार कोई नई डिश आई है जी जल जी। बोला पहले आई को स्वाद ले, सारा बाकी सौदा छोड़। बोला ओ जल जी उरे लिया तू। वो आया जब पानी डाल के चला गया। ताऊ ने कहा यार पानी देगा, सोचे चल बाद में लाएगा। थोड़ी देर बाद फिर वो आया जग लेके जी जल जी जी जल जी जी जल जी। ओ जल जी उरे आ तू। वो फिर आया, फिर पानी डाल गया, फिर जाने लगा। ताऊ बोला यार तू पानी डाल के जा रहा है, जल जी लावा ना, के पानी पिलाने लग रहा है। बोला ताऊ यही है जल जी, जल माने पानी, जी जल जी। बोला अरे वाह रे मेरा मठा, जल जी के नाम पे कर रहे हैं धोखा और पिला रहे निरा पानी खोखा। ये होता है। और भाई साहब हमें तो अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। वो राजस्थान में कोई दामाद चला जाए तो बहुत उसकी खातिरदारी होती है। साड़ी साड़ा हेली सास और उसकी सहेली सब इकट्ठी हो जाएंगी। लो जीजा जी लो थोड़ा सा और लो, यो सब्जी तो चखी नहीं आपने, यो रोटी और लो, यो चटनी और लो। और यहाँ हरियाणा में ठन ठन गोपाल, वो एक हरियाणा का दामाद चला गया वहां पर अपनी ससुराल में, तो उसकी सास बोली कुंवर साहब कैसे? बोला बस यहाँ से जा रहा था। बोला रोटी तो नहीं खाओगे शायद? बोला नहीं जी खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा? बोला अच्छा अब तो हम तो सारा कर चुके काम धाम, चूल्हा चौका समेट दिया। बोला नहीं जी खाऊंगा। बोला अच्छा तो फिर बताओ कितनी रोटी खाओ, उतना ही चूर्ण गूंदूं फिर मैं? बोला जी 4 तो खा लूंगा। बोला थारी भाभी के हाथ की 4 रोटी खा लोगे तुम?
तो उसने सोची घनी मोटी बनाती होगी। बोला नहीं जी 3 तो खा ही लूंगा। बोला अच्छा 3 रोटी खा लोगे? बोला अच्छा जी इतनी मोटी बना हुआ है कि 2 तो खा ही लूंगा। बोलो 2 रोटी सच्ची खा लोगे, झूठी तो नहीं छोड़ोगे आप? बोला अच्छा 1 तो खा ही लूंगा। फिर बोली एक रोटी के पीछे के तवा चढ़ाना, सो जा चुपचाप। ये कहानी है हरियाणा में। वो फिर पहुंच गया 2-4 महीने बाद अपनी ससुराल। वो समझ गया था भाई यहाँ तो जबरदस्ती का ही सौदा है, घुसना पड़ेगा अंदर। वो बोली इसकी सासू रोटी खाओगे? बोले जो बनाओ ले आओ जी, कुछ और मेहनत करने की जरूरत ना है। बोले जी 2 रोटी बची है और थोड़ी सी दाल बची है। बोले जी वही गर्म करके ले आओ, तुम भूखा मरण से तो अच्छा ही वही खा लूँ मैं। वो 2 रोटी गर्म करके ले आई, दाल ला के धर दी। उसने 1 रोटी वापस दे दी। बोली दामाद जी रोटी वापस क्यों दे दी? बोले फिर बाद में आप यूं करिए दामाद जी 1 और लो, 1 और लो, 1 मेरा कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। वो एक कॉलेज में एक लड़की को सारे चिढ़ाया करते थे लड़के, बुआ जी कह करके। वो लड़की होगी परेशान, वो चली गई सीधी प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर के। प्रिंसिपल ने सारे लड़कों को इकट्ठा किया, ऐसा ही हॉल था। बोला भाई जो लड़का इसको बुआ जी कहते सारे खड़े हो जाओ। सारे लड़के खड़े हो गए, एक बैठा रहा सिर झुकाए, ऐसा कुलदीप ब्रिजवासी जैसा। प्रिंसिपल खुश हो गया, बोला भाई चलो एक में तो संस्कार जिंदा है, बहुत अच्छे बेटा शाबाश। इन सारे लड़कों को बताओ तुम इस लड़की को बुआ जी क्यों नहीं कहते? बोला जी मैं इनका फूफा लागू। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। और भाई साहब हरियाणा के ताऊ का भी कोई मुकाबला नहीं। बाबूजी बैठे हुए, आपको सल्यूट करता हूं। हरियाणा का एक ताऊ और दिल्ली का वकील दोनों आपस में भिड़ गए 30,000 कोर्ट में। ताऊ बोला मैं घना श्याणा, वकील बोला मैं घना श्याणा। दोनों की आपस में बहस हो गई। वकील बोला ताऊ शर्त लगा ले फिर फैसला होगा, ऐसे फैसला नहीं होगा। ताऊ बोला भाई शर्त नहीं लगेगी, हमने जो कह दिया वही फाइनल है। बोला ताऊ तेरा फायदा है। बोला कैसे? बोला ताऊ तू मेरे से सवाल पूछियो। बोला अच्छा फिर? बोला अगर मैं जवाब दे दूं तो तू मुझे 5 रुपए इनाम दियो, और अगर ना जवाब दे पाऊं तो 100 रुपए जुर्माना दूंगा। और बोला फिर मैं तेरे से पूछूंगा और अगर तैने जवाब दे दिया तो मैं तुझे 100 रुपए इनाम दूंगा, और तू जवाब ना दे पाया तो 5 रुपए जुर्माना। ताऊ ने कह फायदे का सौदा कर ले। बोला ठीक है छोरे लाग गई सर। तो वकील बोला चलता हूं मैं पूछता हूं पहले। बोला पूछ। बोला 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, बता कौन सी धारा लगेगी? ताऊ बोला भाई धारा का नहीं पता, हमने तो भैंस के दूध की धार ही निकाली है। बोला ताऊ नू नहीं बनेगी बात, बताना पड़ेगा जवाब। बोला भाई नहीं पता जुर्माना ले ले। ताऊ ने निकाला 5 का सिक्का, बोला भाई ले। अब ताऊ बोला भाई वकील मैं पूछूं? बोला जी पूछो। तो ताऊ बोला भाई वकील नू बता ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी 3 आंखें होती हैं और तीनों ही अलग रंग की होती हैं, एक काली एक पीली एक नीली। वकील की बुद्धि चकरा गई, भाई यो कौन सा पक्षी आ गया? बोला BA LLB कर लिया, आज तक इस पक्षी के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। वकील ने ताऊ की ओट करके फटाफट मोबाइल निकाल करके गूगल पे सर्च कर लिया। गूगल बाबा भी फेल हो गया कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी 3 आंखें होती हैं, एक काली एक नीली एक पीली। आखिर में वकील ने कर दिया सरेंडर और बोला ताऊ मैं हार गया। बोला दे जुर्माना फिर। वकील ने दिया 100 का नोट। ताऊ जैसे ही जेब में डालने लगा वकील ने हाथ पकड़ लिया। बोला ताऊ नू नहीं बनेगी बात, जवाब बता इसका। ताऊ ने दूसरी जेब से निकाला 5 का सिक्का। बोला ले भाई जवाब तो मैंने भी नहीं पता। वाह वाह बहुत बढ़िया। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। गीता जी का ज्ञान दिया, श्रीमद् भगवत गीता, गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया। बाबा रामदेव योगी का ये हरियाणा है। और लक्ष्मी की रागणी में, दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और अगली एक पंक्ति में यदि आपको लगे कि मैंने ठीक से हरियाणा को परिभाषित कर दिया है तो पूरे सदन की तालियां मांगता हूं कि लक्ष्मी की रागणी में, दूध छाछ राबड़ी में, दंगले अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ने ही रहा हरियाणा है।
बहुत बढ़िया। सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। मैं देख रहा था भाई साहब लगातार कई देर से मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नुकसान कर रहे हैं, एक तो अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं, दूसरा मेरे हिस्से की तालियां खा रहे हैं, और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान करना इनने कुछ भी नहीं है बाबूजी। ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर भेजेंगे अपनी गर्लफ्रेंड को, वो मेरा वीडियो देखेगी, मुझे फेसबुक पर सर्च करेगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। फालतू का। देखो बाबूजी कितने खुश हुए भाई वाह। मुझे पता है बाबूजी फेसबुक के नाम पर क्यों खुश हुए। वो इनका पोता सारे दिन मोबाइल में लगा रहता, मोबाइल पर। इन्होंने कहा बेटे क्या करता रहता है सारे दिन मोबाइल पर, तू ना पढ़ता है ना लिखता है, खेलता है कूदता है, पूरे दिन बैठा रहता है घर के कोने में मोबाइल पर लगा रहता है। बोला नहीं दद्दू आपको नहीं पता। बोला नहीं बताओ तो सही। बोला अच्छा दद्दू एक बात बताओ, 5वीं में जो आपके साथ पढ़ा करते थे साथी, अगर उनसे कोई आपकी बातचीत होती है? बोला ना, अरे कहाँ सब रड़ लिया, अब कौन जाने किसी ने। बोला उनको ढूंढ दूं मैं। बोला कैसे ढूंढेगा? बोला मैं इस मोबाइल से ढूंढ दूंगा। बोला अच्छा कैसे? तो उन्होंने इनका बना दिया फेसबुक पे अकाउंट। उन्होंने बोला अच्छा बताओ 5वीं में कौन पढ़ता था? बोला जीतलाल पढ़ा करता। जीतलाल नाम से सर्च किया, 4-5 फोटो आ गई, उन्होंने दिखाया। बोला दद्दू पहचानो उनमें से? बोले यार यो लग रहा है, देख जरा इसको चेक कर। उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वहां से जीतलाल का भी पोता बैठा हुआ था, तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, दोनों के नंबर आदान प्रदान हुए, दद्दू खुश, पुराने दोस्तों से बातचीत होगी। फिर रामलाल का भी पता चल गया, सोनलाल का भी पता चल गया, महादेव का भी पता चल गया। एक दिन दद्दू ने बुलाया अपना पोता, बोला अरे बेटा उरे आइए जरा। बोले यार 8वीं में एक इमरती पढ़ा करती थी हमारे साथ। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। अभी पूरा सुना लो फिर जवाब देना। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम रहना, बुढ़ापे की निगाहों से, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। और देखो मैंने आपको बताया पुलिस वालों की समस्या, सैनिकों की भी अपनी समस्या है भाई साहब। यहाँ पर हम अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने परिवार के साथ इस तरह होली दिवाली के त्यौहार मनाते हैं। आप उनकी सोचिए जो वहाँ पर सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं +50 डिग्री में तो कहीं -50 डिग्री में, मगर घर आने के लिए उनको छुट्टी नहीं मिलती भाई साहब। कई साल हो जाते हैं घर वालों का मुंह देखे हुए। किस परिस्थिति में वो वहाँ पर जीते होंगे, उनकी कल्पना कीजिए आप। मेरे गाँव का था एक रामलाल फौजी, वो बहुत परेशान था छुट्टी की समस्या से। वो चला गया एक बार अपने कमांडर के पास, नया कमांडर आया था ट्रांसफर होकर के। वो पहुंच गया उनके पास, बोला सर छुट्टी चाहिए। बोला भाई किस बात की छुट्टी? बोला जी घर से टेलीग्राम आया, मेरी माँ मर गई। अब भाई इस बात के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। बोला भाई ठीक है जाओ छुट्टी पे तुम। वो अपने चला गया छुट्टी पर। 3 महीने बाद फिर पहुंच गया रामलाल नए कमांडर के पास। बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला किस बात की? बोला जी घर से टेलीग्राम आया है, मेरा बाप मर गया। अच्छा भाई जाओ तुम छुट्टी। 4 महीने बाद फिर पहुंच गया रामलाल। बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला भाई अब किस बात की छुट्टी? बोला मेरी माँ मर गई। बोले यार इसकी माँ तो पहले भी मरी थी 5-6 महीने पहले। उन्होंने उसकी फाइल मंगवा ली। बोला अरे यार ये तो हर चौथे महीने कभी माँ मर गई, कभी बाप मर गया, कभी माँ मर गई, कभी बाप मर गया। बोले यार बड़ा जलील आदमी है, तो छुट्टी के पीछे अपने माँ बाप को मार देता है। बोला जलील आदमी कुछ नहीं भाई साहब, आप मेरी परेशानी समझो। बोला तेरी क्या परेशानी है? बोला जी मैं सही बात बताता हूँ। बोला सबसे पहले मरी थी मेरी माँ, फिर मेरे बाप ने कर ली दूसरी शादी, वो ले आया नई माँ,
फिर मेरा बाप मर गया, फिर जो नई माँ आई थी उसने फिर शादी कर ली, वो नया बाप ले आई, फिर माँ मर गई, फिर जो नया बाप आया था फिर उसने फिर शादी कर ली। बोले एक तो एक्सपायरी डेट का तो प्रोडक्ट लाते हैं, हर तीसरे महीने मुझे इनका काज करना पड़ता है, सारी तनख्वाह तो इसी में चली जाती है। बोला आप कह रहे हो जलील आदमी है, धमका के भगा दी। बोले चल भाग यहाँ से, तू यार फालतू का आदमी है। 4 दिन बाद फिर रामलाल को तो छुट्टी चाहिए, वो फिर पहुँच गया। बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला किस बात की छुट्टी? बोला जी बात भरने जाना है। बोला नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बोला फिर बात तुम भर आई हो। बोला यार तू बकवास कर रहा है। बोला नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, बात भरने जा रहा है। तो साहब ने सोचे ले थोड़े इसके मजे लिए जाएं। बोला अच्छा चल एक सवाल का जवाब दे दे, तेरे को छुट्टी मिल जाएगी। बोला जी पूछो। तो बोला ये बता बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? उस समय फिल्म आई थी बाहुबली पार्ट 1, पूरा देश इसी सोच में था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मार दिया। तो बोला भाई तू ये बता दे और छुट्टी चला जा। बोला जी जवाब दे दूंगा, छुट्टी मिलनी चाहिए। बोला बिल्कुल मिलेगी। बोला नाराज नहीं होंगे, पहले वादा करो। बोला नहीं होऊंगा। बोला कटप्पा छुट्टी मांग रहा था बाहुबली से। एक बार ताली वाली बजा दीजिए ठीक से। अब मेरे को हूं करनी तो आती नहीं है। कि रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त एक दिन सुबह सुबह चला गया साहब के पास। कि रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त एक दिन सुबह सुबह चला गया साहब के पास। बोला साहब कल ही आइए घर से चिट्ठी, जरूरी काम है, मुझे चाहिए 10 दिनों की छुट्टी। अब तक साहब भी हो चुके थे पूरे होशियार, छुट्टी के लिए किया नहीं बिल्कुल भी इनकार। बोले रामफल खुशी खुशी छुट्टी पर जाओ, परंतु एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। अब रामफल भी कम नहीं था कलाकार, सुबह होने तक का तो बिल्कुल नहीं किया इंतजार। पट्टे ने शाम होते होते कमाल कर दिया, साहब के दफ्तर के आगे पाकिस्तानी फौज का लाकर एक टैंक धर दिया। अब टैंक देखकर साहब हो गए हैरान। बोले भाई रामफल आज तुझे गया मेहमान, जहाँ दिन के उजाले में भी बॉर्डर पर परिंदे तक डरते हैं भरते हुए परवाज, न ही चली कोई गोली और न ही सुनी बम की आवाज, और तू तो दिन दहाड़े ही पाकिस्तान का पूरा एक टैंक उठा लाया। क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया? बोला क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया? रामफल बोला साहब ना तो ये कोई जादू और ना ही कोई माया है, दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर्ज चुकाया है। साहब बोले क्या बकवास करते हो, ये कर्जे वर्जे की पहली हमसे ना बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। तो रामफल बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही है हालात। बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही है हालात। बोला पिछले ही महीने सुलेमान को छुट्टी देने के बदले उनके साहब ने भी भारत का एक टैंक लाने की शर्त अड़ा दी थी, और हमने अपना एक टैंक देकर उसकी बिगड़ी बात बना दी थी। बोला आज जब मैंने उसे अपना दर्द सुनाया तो उसने भी अपना एक टैंक पहुंचाकर अपना पुराना कर्ज चुकाया। सुनते ही साहब की आंखें हो गई गुस्से से लाल। बोले रामफल दुश्मनों से मिली भगत का तुमको बिल्कुल नहीं मलाल। रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। बोला दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी, कर्ज की लकीर फर्ज से बढ़ने ना पाएगी, और यारी में अगर मांगा दूध तो खीर देंगे, और मांग लिया कश्मीर तो फिर चीर देंगे।